जरा नवाजिश आपकी हुजूर, इलेक्शन के बाद की सूरत हाल, आज की सूरत हाल हम देख लें। सिराजुल हक ने सियासत छोड़ दी, जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ दी, पीर पगारा साहब अपनी सीटें छोड़ रहे हैं, हाफिज नईमुर रहमान साहब अपनी जीती हुई सीट छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं पीटीआई वाले जीते हुए थे, मुझे क्यों जिताया गया। सर, ये जो सिचुएशन है इस वक्त मुल्क में, प्राइम मिनिस्टर ने आज खिताब में अनारकी का जिक्र किया। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं 9 मई जैसी मनसूबाबंदी हो रही है। पीटीआई का आजाद उम्मीदवार आज कत्ल हो गया रावलपिंडी में, जीता हुआ सर। एक उम्मीदवार उठता है रात को, दूसरे दिन नून लीग को ज्वाइन कर लेता है। जो हो रहा है सर, आपकी नजर में रजा साहब दुरुस्त हो रहा है सर? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो रहा, और बहुत सारी चीजें, लेकिन कुछ चीजें हमारे यहाँ सियासत में नई भी हो रही हैं तरह। जैसे सियासी पार्टियों के जो रहनुमा हैं वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए, ये मुअज़्ज़म मुल्क में होता ऐसे ही है कि जब कोई सियासी जमात इलेक्शन में नाकामी का सामना करती है तो उस जमात के रहनुमा जो हैं वो मुस्ताफी हो जाया करते हैं। ये कि अखलाकी तौर पर उन पर जिम्मेदारी बन जाती है कि जो फर्ज वो पूरा नहीं कर सके तो मुस्ताफी हो जाए। हमारे यहाँ बहरहाल ये प्रैक्टिस नहीं है। तो ये तो गया एक तरफ। जहाँ तक हाफिज नईम साहब की बात है तो बहुत ग्रेस का मुजाहरा किया उन्होंने, बड़ी एग्जाम्पल सेट की है। और इस दौर में जब हम सियासतदानों को बुरा भला कह रहे होते हैं तो इस दौर में हाफिज नईम साहब ने अपनी जीती हुई सीट छोड़कर और ये कहकर के ये उनका हक नहीं बनता क्योंकि उनके मुताबिक पीटीआई का आजाद उम्मीदवार जीत चुका है, तो बड़ा ग्रेसफुल काम किया अपनी जमीर की आवाज पे। तो अच्छी मिसालें भी हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हैं, जिससे कि उम्मीद और होप जिंदा रह सकती है। बाकी जो हादसात हो रहे हैं, जो वाकयात हो रहे हैं, जिस तरह सियासत के अंदर ये इवेंट सामने आ रहे हैं, ये बाइस तशवीश हैं, ये बाइस मुसरत नहीं हो सकता। रजा भाई, क्या बंदूक के नोक पे तोड़ जोड़ हो सकता है सर? सर, ये जुमला ही आपको बता रहे हैं ना, नहीं हो सकता ना। आप जुमले में बंदूक से शुरू करेंगे तो फिर तो मतलब आप कर लें जो आपने करना है, लेकिन वो मुनासिब तो नहीं होगी। पर कोई बंदूक को रोक भी नहीं सकता सर। जब आप कोशिश करेंगे वो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो सियासत तो डायलॉग का सर, अब आप पीपल्स पार्टी में है तो सर ये बताइए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास सर अब मजबूरी है इस पीडीएम का हिस्सा बनना, और कोई ऑप्शन नहीं है। नंबर गेम सर ऐसी बना दी गई है कि सबने एक दूसरे के साथ आके मिलना है और एक गुलदस्ता बनना है हुकूमत का। अगर नहीं मिलेंगे तो नहीं बनेंगे, ऑप्शन नहीं है कोई और। चलो भाई, नॉट जस्ट बिलावल साहब, बिलावल साहब, अभी तो क्या डिस्कशन चल रहा है, हमें तो पार्टी का अभी मौके नहीं मालूम क्या आता है। तो जब सीईसी का इजलास खत्म होगा तो अभी तक तो अफवाहें चल रही हैं। इन योर पर्सनल ओपिनियन सर, ये रोलर कोस्टर किस्म में शुरू हो जाता है। बट हैविंग सेड दैट, ऑलवेज ऑप्शन होता है और वो ऑप्शन आपने लेना होता है। ऑप्शन कभी खत्म नहीं होता। आप लेने से घबराते हैं तो एक अलग बात है। ऑप्शन हमें सिराज साहब के बाद ऑप्शन था ना, सियासत छोड़ दी उन्होंने, सॉरी सिराज साहब के बाद था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाफिज नईम के बाद था, उन्होंने अपनी जीती हुई सीट वापस कर दी। ख्वाजा साद रफीक के बाद था, उन्होंने हार के सीट के बाद मुबारकबाद दी, अमीर होती नहीं दी, और बहुत सारे लोग। ऑप्शन होते हैं, आपने उनको लेना है कि नहीं लेना, ये आपकी चॉइस होती है। राइट। सरदार साहब, आपकी नजर में अब वजीर आजम किसे बनना चाहिए, नवाज शरीफ को या बिलावल भुट्टो जरदारी को? सर देखिए, हमने मुतालबा किया है कि दोबारा से इलेक्शन होने चाहिए। हेलो, आवाज में गूंज रही है। नहीं सर, आपने बात ऐसी कर दी ना सर, आवाज भी हिलना शुरू हो गई सर। ये अहल नहीं है कि ये मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराए, तो लिहाजा हम इस टोटल इलेक्शन को रिजेक्ट किया। इस इलेक्शन के नतीजे में जो लोग इलेक्ट हुए उनमें से कौन वजीर आजम बनेगा ये हमारा मसला नहीं है। हमने तो वो 2 मेंबर्स भी अपने जो है उनको मना कर दिया कि वो होते ही लेंगे जब तक ये मामला जो इस पे फैसले नहीं होते। तो ये इलेक्शन ढोंग थे, फ्रॉड थे, और बिल्कुल अवाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। अवाम की राय को इसने जाहिर नहीं किया, अवाम की राय को मस्त करने की कोशिश की गई। सर, आपको भी सियासत नहीं अब छोड़ देनी चाहिए सर, सिराजुल हक की तरह, जहांगीर तरीन की तरह? जिनका काम नहीं है सियासत, वो सियासत करें, और जो हम लोग हैं वो सियासत छोड़ दें। हम तो आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह कि अवाम की ताकत क्या है। कैसे दिखाएंगे सर? अब वोट के दिन तो आप दिखा नहीं सके सर, अब कैसे दिखाएंगे? अब कोई ऑप्शन बचा है? बिठाने की बात नहीं की मैंने, दिखाने की बात नहीं दिखा, वो मैं कह रहा हूँ सर, इलेक्शन वाले दिन नहीं दिखा सके सर, अब कैसे दिखाएंगे सर? सर, इलेक्शन तो देखे ना, जो फ्रॉड था इलेक्शन, वो हर चीज टाइमिंग पे होती है। अब लोगों को हमें एक्सपोज करना था, इनको ये एक्सपोज हो चुके हैं अवाम के सामने।
अब हम जो है लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे इसके खिलाफ। सर आप एहतजाज करेंगे, वो कहेंगे आप एनआरकी चाहते हैं, आप एहतजाज करेंगे, वो कहेंगे आप 9 मई जैसा हमला करना चाहते हैं। मामला थे ना, आपने अगर जबरदस्ती करेंगे तो फिर उस तरह से अनारकी से बात आगे निकल जाएगी। अनारकी से आगे सरदार साहब को ऑप्शन है वैसे निकलने का? भैया देखिए, अनारकी इज द लास्ट स्टेज तो होती है ना, चीजें तो हो जाती है ना। रजा भाई, अनारकी की बात आज हमारे जिनके पास इख्तियार है जी, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए, समझे ना आप, और उनको ऐसे इकदाम करने चाहिए कि वो ये मामला खराब ना हो। वो जो उर्दू में कहते हैं ना, होश के नाखून लेने चाहिए। जी जी, ये वो मौका है और ये जो है बिल्कुल मौजूद बात है पाकिस्तान के हक में। ठीक सर, ठीक सर। रजा साहब, आपकी नज़र में आज निगरान वजीर आजम ने भी कहा कि अनारकी की सूरत हाल की कोई हुकूमत इजाज़त नहीं देती है, हम भी नहीं देंगे। सर अनारकी, आपको लगता है ये क्यों हमारे निगरान वजीर आजम ने आज अनारकी का जिक्र कर दिया, और क्यों सरदार अब्दुल रहीम साहब कह रहे हैं अनारकी से बात आगे निकल जाएगी? रजा साहब, जब बात ठीक है, वजीर आजम को तो यही कहना चाहिए ना, अनारकी की इजाजत नहीं देंगे। वो तो अनारकी कभी इजाजत मांगती नहीं है सर, आ जाती है। उन्होंने और क्या कहना है? अनारकी इजाजत मांगती कब है सर, वो तो आ जाती है। अनारकी इजाजत मांगती थोड़ी होती है, कोई उनसे पूछ की होगी। हाँ, उनका स्टेटमेंट तो यही है कि भाई अनारकी की इजाजत नहीं देंगे, और वजीर आजम ने क्या बोलना है सर? और जो बात सर, जो लोग एहतजाज करना चाहते हैं, बेचैनी है, सिस्टम में बेचैनी है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क को चाहिए होती है, और उसके लिए सियासतदान ही रोल प्ले करते हैं। जब तक सियासतदान रोल प्ले करेंगे, मिलके बैठेंगे, डायलॉग करेंगे, तो ये स्टेबिलिटी आएगी। रजा भाई पीडीएम में भी स्टेबिलिटी नहीं आई थी सर, अब कैसे आएगी सर? आएगी यार, नहीं आएगी तो उसकी उम्मीद तो रखेंगे ना। उम्मीद तो अच्छे सरदार रहीम साहब बैठे हैं, अच्छे की उम्मीद रखेंगे ना, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं ये, इनको भी चाहिए। देखिए, ये पॉलिटिक्स के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती है ना, और हम सब एक अरसे से देखते आ रहे हैं कि हमारे मुल्क में इलेक्शन कैसे होते हैं। तो ये जो अचानक से ख्वाहिश होती है ना कि शफाफियत भी होगी और तमाम चीजें होंगी, तो इसी मुल्क में रह रहे हैं, इसी मुल्क में सिस्टम देख इसी में सर्वाइव करना है और इलेक्शन के दौर को निकालना है आगे। अनफॉर्चुनेटली जो है ना, हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ शायद हम बहुत सारे इलेक्शन, अगर आप देख रहे हैं 1985 से अगर आप ले रहे हैं, जो ज़िया साहब के दौर के बाद जो पहला इलेक्शन हुआ और फिर चलता चला आ रहा है, कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जो कि जिसको आप साफ और शफाफ इलेक्शन कह सकें। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। अगर 4-5 इलेक्शन भी सीधे हो जाते तो आज हमारे में जमहूरियत भी ठीक हो रही होती और इदारे भी सही काम कर रहा था। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हर दफा इलेक्शन के बाद जो है ना हमारे पास इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, और अब मीडिया ही रिपोर्ट करता है ना, हम तक तो ये मीडिया पहुंचता है। अब सोशल मीडिया का दौर है, तो बहुत सारा एविडेंस सर्कुलेट कर रहा है, बहुत सारे रूमर सर्कुलेट कर रहे हैं, बहुत सारी फेक न्यूज सर्कुलेट कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि हमें भी ये चाहिए कि जो प्रोसेस है ना तरह, वो ये है कि इलेक्शन के बाद अब इन सबको, इन अपीलों को इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में डालें और लीगल कोड्स को जरूर अप्लाई करें, लीगल जो प्रोसेस है उसको फॉलो करें, और ट्रस्ट रखेंगे हमारे कोर्ट जो है ना, वो फैसले भी अच्छे देंगे, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। आमीन आमीन आमीन। बहुत अच्छी बात की रजा साहब आपने। एक ब्रेक मुझे लेनी है। रजा साहब आप भी हमारे साथ रहिए, सरदार रहीम आप भी हमारे साथ रहिए। एक ब्रेक लेते हैं। कितने मंजो, स्टे विद अस। Luxury whispers at every turn. Inquire now and secure your dream. Brookbond Supreme Dust Jam ihaita ahe Penjaipur. शहर शहर में मचंदा में लटपाल में ज़बान जा गीत खुशी जा गॾिजी गायूं अरबेला जमाला बहुफन जूं बरसातियूं थींदियूं पंहिंजनि सां मुलाक़ातियूं थींदियूं टपाल मेज़बान सिंध जो मान आ जश्न जमालो। Luxury whispers at every turn. Inquire now and secure your dream.
Supreme Dust Jam ihaita ahe Penjaipur. वेलकम बैक। हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा हारून और जीडीए के सीनियर रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम साहब। रजा साहब, आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीपल्स पार्टी ने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन में हमने देखा, एक तरफ तो नून के लिए दुआएं निकाली गई और अब नून के साथ इत्तेहाद भी हो रहा है, खैर वो छोड़ दीजिए, हमें आदत हो गई है। लेकिन जो मंशूर था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, वो जो 10 पॉइंट्स थे, ऐसे गुलदस्ता हुकूमत में, पीडीएम हुकूमत में, तो अब वो मंशूर हमें भूल जाना चाहिए सर, या वो पूरे होंगे? पीपल्स पार्टी उन पॉइंट्स को पूरा करेगी या इग्नोर कर देगी? रजा साहब, अरे थोड़ा देखो, एक तो ये हम जो बात करें ना, एग्जाम्पटिव गुफ्तगू कर रहे हैं ना, बट नंबर 1 तो जो सीईसी का इजलास हो रहा है उसकी अनाउंसमेंट हो जाने दें, ठीक है, कि वहाँ क्या तय होने जा रहा है, और उसके बाद हम इस पर कोई कमेंट कर सकेंगे, जाहिर है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर आप इन जनरल गुफ्तगू करें, एक आम अगर सिचुएशन हो, तो किसी भी कोalition गवर्नमेंट में, चाहे मेजॉरिटी पार्टी हो या उसमें मिनॉरिटी पार्टी हो, उनके लिए अपने अपने मंशूर की इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वहाँ कंसेंसस डेवलप करना होता है ना, हर और ये भी देखना होता है कि किस किस तरह की पोजीशन आपकी कैबिनेट में, तो फिर ये मुमकिन नहीं रहता आमतौर पर कोalition गवर्नमेंट के तमाम जो कोalition की पार्टीज हैं वो अपने अपने मंशूर को फुल्ली इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये डिफिकल्टी तो लाजमी होगी, हर पार्टी के लिए होगी, वो नून के लिए भी होगी, पीपल्स पार्टी के लिए भी होगी, और अगर पीटीआई के साथ उम्मीदवार आ जाते हैं उनके लिए भी होगी। इसीलिए ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा हाउस में डिवीजन हो और बहुत छोटी छोटी पार्टियों के साथ बहुत ज्यादा पार्टियों का कोalition बन रहा हो, तो अमूमन जो जमहूरी दुनिया है वहाँ पे फिर उस प्रोसेस को जो है ना, वो री इलेक्शन की तरफ लोग चले जाते हैं कि भाई इसमें चूंकि एक मजबूत कंसेंसस नहीं मिल रहा है, एक मजबूत मैंडेट नहीं मिल रहा प्राइम मिनिस्टर को कि वो पावरफुल प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से अपने मंशूर का मुंतज़म करा सके, तो उन्होंने आपने देखा होगा कि फिर वो री इलेक्शन की तरफ चला जाता है मामला। अब हमारे यहाँ चूंकि सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, आदत हो गई लंबी लंबी कोalition की, तो देखते हैं क्या होता है। राइट। सरदार रहीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं सर? जी सरदार साहब, एक आखिरी सवाल आपसे अब पूछना चाहता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। अब हम एक तरफ देख रहे हैं कि हुकूमत साजी का अमल जारी है, दूसरी तरफ हम सरदार साहब देख रहे हैं कि आप और बहुत सारी और दीगर जमातें एहतजाज और अदालतों का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। सर, पहले भी हमने इलेक्शन में बहुत देखा है सर, ये अदालतों के चक्कर, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, कुछ खास हो नहीं पाता है सर। इस दफा कुछ हो पाएगा सर? मैं चाहना चाह रहा हूँ कि आपके एहतजाज से सर आपको लगता है कि आप कुछ हासिल कर पाएंगे सर? जी बिल्कुल, आप ने ये सही फरमाया है कि ये सारी चीजें हो नहीं पा रही हैं। वो इसकी वजह ये है कि हरदर्मी है, जो आपकी जो बुरी हुकूमत है, ये पहली दफा ऐसी आई है कि कोई किसी को जानता ही नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 वफाकी वज़रा के आप नाम ले लें, शायद आपको भी सोचना पड़ेगा, कि हालांकि दिन रात का आपका इस मामले से ताल्लुक है। तो ये जो हरदर्मी है, इसकी वजह से जमहूरियत जो है उसका कत्ल हो रहा है। जमहूरियत, जैसे रजा हारून साहब बात कर रहे थे, डायलॉग का सिलसिला होता है, सारे मसाइल होते हैं, उसका हल जो है डायलॉग से निकलता है। आपको गुंजाइश छोड़नी पड़ती है कि आप अपने जो मुखालिफ हैं उनके साथ बैठ के अपने मामलात जो है उस पर बातचीत कर सकें। लेकिन यहाँ पर तो दुश्मन समझा जा रहा है ओपोनेंट्स को। और आप ये देखें कि जो एक साथ हमारे साथ बेईमानियां हुई हैं, उसके बावजूद भी FIRs भी हम पर कटी जा रही हैं, हम पे फायरिंग हो रही है, हमारे कैंडिडेट्स को जो है वो थानों में घसीटने की कोशिश की जा रही है, अदालतों में उनको प्रोटेक्टिव बेल कराने की जरूरत पड़ रही है। तो ये जमहूरियत के लिए जो है वो कुछ गवार माहौल नहीं है। ठीक, ये जमहूरियत को खराब करने की बातें हैं। ठीक, तो जाहिर है कि इसका जवाब भी जो अवामी कुव्वत रखते हैं या ताकत रखते हैं, फॉलोइंग रखते हैं, पजीराई रखते हैं, वो उसका जवाब भी देना फिर जानते हैं। और यही हो रहा है और यही होगा। इसका नतीजा जो है न मुल्क के लिए अच्छा है, न सूबे के लिए अच्छा है, न हुकूमत के लिए अच्छा है, न अपोजिशन के लिए अच्छा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार रहीम साहब आपके कीमती वक्त के लिए। रजा साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीपल्स पार्टी पे
जब आप पीपल्स पार्टी के मुखालिफ थे तब भी आप ये इल्ज़ाम लगाते थे, आज पीपल्स पार्टी के जो मुखालिफ हैं वो आज भी पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ताकत का बेजा इस्तेमाल, इख्तियारात से बढ़कर। जिस तरह अभी सरदार साहब ने कहा कि हमारे कैंडिडेट्स के ऊपर FIR कटती हैं, उन्हें अरेस्ट किया जाता है, उन्हें उठा लिया जाता है, ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे आज भी लग रहा है। रजा साहब, आप किस तरह डिफेंड करेंगे सर? नहीं, मैं इल्ज़ाम का डिफेंड करने के बजाय जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी, उनके इल्ज़ाम को संजीदगी से लेकर, ये पीपल्स पार्टी में नहीं होता, उमूमन ये इंतजामिया के लिए, मेरे ख्याल में सरदार रहीम साहब बात कर रहे थे, इंतजामी तौर पे जो मिसमैनेजमेंट होती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की, अभी केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो उनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की। लेकिन जो फर्द ये इल्जाम लगाता है या शिकायत करता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है जी, उसको जो है ना पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और जो भी ज्यादती कर रहा हो, किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, कोई भी फर्द हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राइट सर, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रजा साहब। बैरिस्टर सैफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। बैरिस्टर सैफ, क्या PTI इज हिस्ट्री नाउ? ये आज़ाद उम्मीदवार हम देख रहे हैं, एक दिन कत्ल हो रहे हैं, कभी एक बंदा अगवा हो रहा है, अगले दिन नून लीग को ज्वाइन कर रहा है, बड़ा प्रेशर है इस वक्त आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर। क्या बच पाएंगे ये आज़ाद उम्मीदवार सर? बैरिस्टर साहब जी, देखें, जो इलेक्शन से पहले जिस तरह की कार्रवाइयाँ हुई और खास तौर पर तहरीक इंसाफ को जिस तरह टारगेट किया गया और फिर हमारा जो इंतखाबी निशान हमसे लिया गया, इलेक्शन कमीशन की नाअहली कहें, कमजोरी कहें, उन्होंने इस तरह से केस प्लीड किया कि जैसे सारा कसूर तहरीक इंसाफ का है, और अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया कि जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ जो है अपने इंतखाबी निशान से महरूम भी हो गई, और उसके बाद जो है वो कोशिश, बेसिकली मकसद तो यही था ना कि बल्ला नहीं मिलेगा तो शायद वोट भी नहीं मिलेगा, लेकिन इरादा ही यही था कि हमें असम्बलियों में हमारी रिप्रेजेंटेशन को कमजोर किया जाए। लेकिन अल्लाह का करम हुआ, पाकिस्तानी अवाम ने इसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों पर एतमाद किया। तो अब आखिरी हरबे के तौर पे यही है कि जो लोग आज़ाद मुंतखब हुए हैं उनको किसी न किसी तरह से प्रेशराइज करके तहरीक इंसाफ की हिमायत को कमजोर किया जाए। तो अनफॉर्चुनेटली अब मैं इल्जाम नहीं लगाऊंगा बगैर किसी। बैरिस्टर साहब, आपको मालूम है ना कि अदनान चौधरी को आज कत्ल कर दिया गया, जीते हुए उम्मीदवार है वो PTI के? जी, मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूँ, उन्हीं की तरफ आ रहा हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि हमें कंक्लूजन्स पे फौरी तौर पे नहीं पहुंचना चाहिए जब तक सबूत ना हो सकता है कोई और वजह हो कत्ल की, लेकिन बहरहाल ये जो लाहौर में हुआ, हमारा एक उम्मीदवार जो जीत गया था, बल्कि उम्मीदवार तो नहीं, जो जीत गया था, जिसने बाद में एक और पार्टी को ज्वाइन कर लिया, इस तरह की हरकतें, ये जमीर फरोशी की भी आपके सामने आएंगी और ढोंस और दांधी की भी आएंगी और प्रेशर की भी आएंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, हम मेंटली इसके लिए तैयार है और हमें इससे फर्क भी कोई नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ पर आवाम ने एतमाद किया है और हमें खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान के अवाम ने हमें मैंडेट दिया है। इंशाल्लाह हम उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। और ये जो सॉरी टू इंटरप्ट, अगर ये साफ होता है तो होने दें। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन सर हम जानते हैं आज भी हमारे निगरान वजीर आजम ने अनारकी का जिक्र किया, इशारा आपकी तरफ था। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं 9 मई जैसा एक और हमला करना चाहते हैं, इशारा आपकी तरफ था। PTI को एक तकरीबन दहशतगर्द जमात तो बना दिया गया है सर, तो सियासत तो बड़ी मुश्किल लग रही है आने वाले वक्त में PTI के लिए। अगर तो ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि PTI को दहशतगर्द जमात करार दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये PTI के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। PTI बहुत सख्तियां झेल कर इस मकाम तक आई है। हमने तमाम चैलेंजेस को दलेरी से फेस किया है, कन्फ्रंट किया, अल्लाह ने हमें कामयाब किया है। लेकिन जो लोग ये हरकत करने वाले हैं या करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि वो इस मुल्क के साथ और इस मुल्क के निज़ाम के साथ ज्यादती करेंगे। ये रिवायात जानना, ये रीत जानना और इस तरह की गैर जमहूरी हरकतें करके किसी पार्टी को के मैंडेट को मुतासिर करना मनफी अंदाज में, मैं समझता हूँ कि ये कौम के साथ ज्यादती होगी। और जो भी ये कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इससे कोई